हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जैसा हिसाब चल रहा है आपके एग्जाम का उस हिसाब से आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई करना तो आपको पता है आपका पीक टाइम है ये, और थर्ड ईयर वाले बिल्कुल तैयार हो जाइए। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे, है ना, लेकिन मैटर जो है आपका वो आज इम्पोर्टेंट वाला लेकर आया हूँ मैं। देखो मैटर क्या है, आज आपको पढ़ना है जो हम पहले पढ़े थे सिंगुलरिटीज के बारे में। उस सिंगुलरिटी से आगे चलते हैं तो बात आती है अवशेष प्रमेय की। अवशेष मींस रेसिड्यू, ठीक है। और आज हम वही पढ़ने वाले हैं, अवशेष प्रमेय व उसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले तो आपको सिंगुलरिटीज जो लास्ट वीडियो पढ़ा थे हमने, 2 पार्ट में वीडियो बनी थी हमारी। सेकंड पार्ट में तो मैंने आपको सब तरह की सिंगुलरिटीज के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो भी है टॉपिक उसके आगे हम चल रहे हैं, तो वो चीज समझ में आ गई ना, उसके बाद ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अवशेष का मतलब क्या है, अवशेष यानी कि जो बच गया। अवशेष का मतलब जो बच गया, क्या बच गया, वही तो बचेगा जो सिंगुलरिटी से मिल के आएगा। मतलब कि आपने सिंगुलरिटी देखी, सिंगुलरिटी है इसके अंदर, आपने कहा कि मुझे सिंगुलरिटी हटानी है, क्योंकि आपने 2 तरह की सिंगुलरिटी पढ़ी थी, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी फर्स्ट रिमूवेबल, फिर पोल और फिर एसेंशियल। तो रिमूवेबल हट जाएगी, उसमें तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, आप लिमिट लगाओ, आपके पास काम बन जाएगा। मतलब लिमिट लगा दी, प्रसार कर दिया, आपका काम हो गया, आपकी सिंगुलरिटी हट गई और आपने आंसर मिल गया, ठीक है। वो भी अवशेष, जो आंसर मिला वो अवशेष है आपका, ठीक है। ऐसे ही पोल के अंदर आपने थोड़ा सा और दिमाग लगाकर उसको हटाना है, जिससे पोल के अंदर भी क्या होता है, या तो 1 ऑर्डर का पोल मिलेगा या 2 ऑर्डर का पोल मिलेगा, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। कहें आपसे कि n ऑर्डर का पोल है तो उसके लिए किस फॉर्मूले से हम अवशेष ज्ञात करते हैं। तो आपको सवाल ऐसे आएगा कि फाइंड द रेसिड्यू, रेसिड्यू को फाइंड करो इसके अंदर। तो रेसिड्यू की जो थ्योरम होती है हम उसको लेकर चल रहे हैं आज। तो देखिए, अवशेष एट सिंगुलरिटी, अवशेष हमें हमेशा कहां मिलेगा, सिंगुलरिटी पे ही मिलेगा। जो चीज सिंगुलरिटी नहीं होगी, आप उस पे मान रख रहे हो बिंदु का, तो वो अवशेष नहीं है। मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ z, और आपने कहा कि भाई सर ये z - 2 है, और आपने z बराबर 2 रख दिया उसके अंदर, या z बराबर 2 नहीं 4 रख दिया आपने उसके अंदर, ठीक है। और आपने कहा कि सर जी 4 - 2 बराबर 2। अब ये आपका अवशेष है। सर जी मैं कह रहा हूँ कि मेरा अवशेष हो गया, भाई बिल्कुल गलत है ये। अवशेष तो कैसे हो सकता है, ये ना तो कहीं पे 0 बन रहा है, बिंदु 4 पर z बराबर 4 पर 0 तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। जब 0 नहीं बन रहा इसका मतलब क्या है, सिंगुलरिटी नहीं है। 0 भी कहां पर, 1/में। जब 1/में 0 नहीं बन रहा तो सिंगुलरिटी नहीं है, सिंगुलरिटी नहीं है तो अवशेष नहीं है, ठीक है। अवशेष वही निकलेगा जहां पर क्या होगी, सिंगुलरिटी होगी। क्लियर। तो यहां पर सिंगुलरिटी नहीं है तो इसका मतलब अवशेष भी नहीं है। तो अवशेष पर ही निकलती, सिंगुलरिटी पर ही निकलती है क्या, हमेशा जो अवशेष निकलता है वो सिंगुलरिटी पर ही निकलता है, ठीक है। तो माना कि z बराबर a फलन f ऑफ z की व्युत्पत्ति यानी कि आइसोलेटेड विशेषता है। मतलब कि आपको पता नहीं है एसेंशियल, पोल और रिमूवेबल, इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है वो। उसने तो खाली क्या कह दिया कि वो एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ठीक है। तब f ऑफ z को निम्न लोरा प्रसार से हम क्या कर सकते हैं, आप लोरा प्रसार तो आप जानते ही हो कि f ऑफ z इक्वल टू n बराबर 0 से इंफिनिटी an z माइनस a की पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी bn z माइनस a की पावर माइनस n, और समीकरण नंबर 1 हम इसको डाल दिया। ये हमारे पास क्या होता था, लॉरेंट प्रसार होता है, ठीक है। फिर f ऑफ z में हमने प्रसार को, इसको तो हम खोल सकते ही नहीं है, तो प्रसार क्या पॉजिटिव है, मुख्य भाव हमारा यही होता है। मुख्य भाव को हमने खोल लिया, z n बराबर रख दिया हमने 1, फिर रख दिया n बराबर मैंने 2, ठीक है। 0 नहीं रख सकते, ठीक है, 0 नेगेटिव होता नहीं, वैसे 0 रखोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी ना। और 1 तो मतलब क्या है, फिर 1 तो हो सकता नहीं, प्रसार में हमेशा मान कैसे मिलेगा, 1/में मिलेगा। तो इस प्रसार में पद जो है 1/z - a, 1/z - a इसी से मिलेगा,
ठीक है, जेड माइनस ए की पावर -1 है ना, तो 1/z-a इसी मिलेगा का गुणांक b1 फलन f ऑफ z का z बराबर a पर अवशेष कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अवशेष कहलाता है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको z माइनस ए 1 में जो है इसका गुणांक ढूंढना है, इस b1 का जो मान है ना वो ढूंढना है। लेकिन वो तब ढूंढ पाओगे जब आप क्या करोगे, प्रसार करोगे। जब आप प्रसार करोगे तो आपको ये b1 ढूंढना होगा। और अगर आप प्रसार नहीं कर रहे हो, बिना प्रसार के काम कर रहे हो, तब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं b1 का मान। क्योंकि b1 का जो मान है ना वही क्या आपका रेसिड्यू है, वही आपका अवशेष है, लेकिन ढूंढना आपको है। ठीक है, तो b1 का मान निकलेगा तो ऐसे क्या, फंक्शन का क्या कर दो, समाकल कर दो उस क्षेत्र पर और 1/2 पाई आर लगा दो। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, b1 हो जाएगी। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, अवशेष हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करूं मैं सिंपल सबसे कि अगर एक ऑर्डर का अगर पोल है, अनंतक है एक ऑर्डर का, तब आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि तब आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो मैं इसमें बढ़ा देता हूं। ठीक है, हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि यदि एक ऑर्डर का एक कोटि का अनंतक हो तो अवशेष होगा। ठीक है, तो अवशेष क्या होगा, b1 बराबर z माइनस ए इंटू एफ ऑफ z। ठीक है, जो भी एफ ऑफ z है ना उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, z माइनस ए से। क्या लगा दोगे, लिमिट। ठीक है, आप लगा दोगे लिमिट z टेंड्स टू a। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है आपको अगर आपको एक कोटि का अनंतक है तो। ठीक है, z बराबर a पर अवशेष होगा, एक कोटि का अनंतक होगा, किस पर होगा ये, z बराबर a पर। ठीक है, z बराबर a पर, तो z टेंड्स टू a लिमिट लगाई है मैंने। क्लियर, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या होने वाला है, हम इसमें देखेंगे कि अगर एक कोटि के अलावा दो कोटि का हो तो चीज डाल दी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि f ऑफ z बराबर 1/z माइनस ए है, इसको लेना है हमारे को। z बराबर a पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अवशेष। तो आप कहेंगे z बराबर a इसमें रखोगे तो ये तो ये जीरो बन जाएगा। मतलब क्या है, सिंगुलरिटी है ना। अब सिंगुलरिटी हटाते हुए अवशेष निकालना है कि बचेगा क्या, मैं सिंगुलरिटी जब हटेगी तो बचेगा क्या। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस a से मल्टीप्लाई करना है, जिस पर हमें निकालना है उसी चीज को मल्टीप्लाई करना है। जैसे a बराबर 1 है तो 1, a बराबर 2 है तो 2, उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करना है, f ऑफ z को। f ऑफ z की वैल्यू क्या है, 1/z माइनस a, तो 1/z माइनस a, ये कैंसिल। लिमिट z टेंड्स टू a अब यूज करने लायक तो है नहीं क्योंकि यहां पर कोई z तो बचा ही नहीं है। तो वैल्यू क्या बच जाएगी, 1। वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और 1 क्या हो गया, ये अवशेष कहलाता है। अवशेष यानी कि जो चीज बच गई। कहते नहीं है कि खुदाई हुई किसी भी हड़प्पा सिंधु घाटी चीज सभ्यता में हुई। ठीक है, जब खुदाई करते हैं तो क्या मिलते हैं, पुरानी सभ्यताओं के अवशेष ही तो मिलते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, सिंधु सभ्यता घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में तो सब क्या मिलते हैं भाई, तो अब वही अवशेष है ये। जब सिमिलरिटी को हटाया गया तो अवशेष क्या मिलेगा, वो चीज हमने आपको बतानी है। ठीक है, अवशेष क्या मिला, 1 मिल गया। तो पहली बात तो हमने देख ली कि यदि आपके पास एक कोटि का अनंतक है,
पोल है आपका एक कोटि का, तो आपको निकालने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण नंबर 3 से आपके पास आराम से क्या निकल के आ जाएगा, अवशेष निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर ये 2 कोटि का हुआ तो क्या करें, और अगर ये n कोटि का हुआ तो क्या करें। ठीक है, तो यहां पर सेकंड पार्ट है, यदि फलन फाई ऑफ जेड अपॉन साइन ऑफ जेड प्रकार का हुआ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एक प्रकार तो ये हो गया आपका जो सिंपल एफ ऑफ जेड दे रखा है। अगर बटे की फॉर्म के रूप में हुआ, अपॉन वाले फॉर्म में हुआ, तब क्या करेंगे, यदि फलन फाई ऑफ जेड अपॉन साइन ऑफ जेड प्रकार का हो तो z बराबर a पर हम अवशेष कैसे निकालेंगे, ज्ञात करना। ठीक है, तो ये बात आपको पता ही है कि z बराबर a पर यानी कि फाई ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये नीचे अगर 0 हो गई तो सिमिलरिटी बनी रहेगी। ठीक है, इसका मतलब कि साइन डैश ऑफ a का मान इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन साइन ऑफ a का मान 0 नहीं हो सकता है। जो नीचे वाली पार्ट है ना, उसका मान 0 नहीं हो सकता उस बिंदु पर जिस पर आप अवशेष निकाल रहे हो। ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ऑफ a बराबर 0 यानी कि साधारण शून्य, है ना। जब ऊपर वाली संख्या शून्य होती है, 0 हो सकती है, नीचे 0 नहीं हो सकती, ऊपर तो हो सकती है 0, तो उसमें क्या कहा जाता है, साधारण शून्य। ठीक है, मतलब क्या होगा, वो साधारण शून्य टाइप का होगा। तो समीकरण नंबर 3 के अनुसार तब समीकरण नंबर 3 के अनुसार z बराबर a पर अवशेष क्या होना चाहिए, भैया ले लो आप, b1 बराबर लिमिट लगा दीजिए z टेंड्स टू a और z माइनस a इंटू फाई ऑफ z अपॉन साइन ऑफ z। ठीक है, अब ये 0 होगा नहीं इसमें, तो क्या लिख सकते हैं हम, फाई ऑफ z अपॉन साइन डैश ऑफ z। यानी कि ये फॉर्मूला एक तरह से आप ये यूज कर सकते हो कि आप ऊपर वाले को तो ऐसे छोड़ दो, z बराबर क्या रख दोगे, a रख दोगे, और नीचे वाले में क्या करोगे, उसका अवकलन कर दोगे। नीचे वाले का अवकलन करके आराम से निकाल जा सकता है आपके पास क्या, अवशेष। ठीक है, आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जब आपके पास किस टाइप का हो, इस टाइप का हो। ठीक है, फाई ऑफ जेड अपॉन साइन ऑफ जेड। ठीक है, अब बात करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बात करेंगे नंबर 3 की, जब आपके पास n ऑर्डर का, ठीक है, यहां पर तो एक कोटि का है, n कोटि का अगर आपके पास अनंत तक हो तब आप अवशेष कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज याद होनी चाहिए एक कोटि के लिए, और यहाँ पर याद होनी चाहिए ये इस टाइप के सवालों के लिए। सवाल है इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिलेगा आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, इन सवालों को छोड़ना नहीं है। आपको मैंने पहले बताया था 50% कोर्स आएगा, मतलब कि 50% अटेम्प्ट करने हैं, कोर्स 50% नहीं आ रहा, ऐसा कोई नहीं है, बुक को आधी फाड़ के और पढ़ लेंगे हम। ठीक है, यदि आधा तो रह गया, आधा पढ़ना है। कोर्स में से, बुक में से तो आएगा पूरा का पूरा, पूरी बुक में सिर्फ सवाल आने से पहले बन रहे थे, सिर्फ अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, क्या तरीका होगा कि हमें 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बाकी छोड़ देना है, जैसे अटेम्प्ट हुआ अपने आ जाओ। 1.5 घंटा मैक्सिमम मिलेगा अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, पिछली बार 7% था तो 2 घंटे मिले थे, इस बार 50% तो 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, अभी तक तो ये डिसाइडेबल है, एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और बाकी हाँ, एक बात और बता देता हूँ, वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। ठीक है, तभी एंट्री हो पाएगी आप लोगों की। वैक्सीनेशन नहीं होगा, वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो एंट्री में दिक्कत है, ऐसा कहा गया यूजीसी के अनुसार। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होगा कि यदि n ऑर्डर का, यदि f ऑफ z में f ऑफ z बराबर a पर n कोटि का अनंतर हो, ठीक है। अगर n कोटि अनंतर है तो क्या करें, इस चीज को बताइए। कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे ना, फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। अब पता ही है, जैसे हमने एक कोटि का था तो नीचे क्या किया था, हमने अपसरण किया था, क्योंकि जिस पर वो जीरो होता है उसका आप अपसरण कर दो, उस अपसरण पे वो चीज जीरो नहीं हो सकती। मतलब कि अगर मान लो z बराबर 2 है, -2 है मान लो, ठीक है, और z बराबर 2 पर क्या हो रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। तो इसका अपसरण कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, -2। अब खुद -2 हो गया, 0 कैसे बनेगा, ये 0 बन सकता ही नहीं है। और देखो ऑप्शन, जैसे z -2 का स्क्वायर है, ये z बराबर 2 पर क्या है, 0 आ रहा है, तो मैं इसका कर देता हूं अवकलन, क्या हो जाएगा 2z - 2, वही भी बन रहा है, ठीक है। अभी भी 0 बन रहा है ना, ये z बराबर 2 पर 0 बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, 0 नहीं चाहिए, एक बार अवकलन कर दो, d² अपॉन dz² इसका, तो क्या हो जाएगा, 2 तो आगे आ जाएगा और z हो जाएगा 1, ये -2 हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा -4। क्या आया ये, नॉट इक्वल टू 0 आया, नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों आया, क्योंकि हमने इसका क्या किया, 2 बार अपसरण किया, क्योंकि पावर कितनी थी, 2 थी, सिंगल पावर थी, तो एक बार अपसरण करने पर नॉट इक्वल टू 0 हो गया, अब यहाँ 2 बार अपसरण करना पड़ा। इसी प्रकार से अगर आप n कोटि का अनंतर हो तो कितनी बार अपसरण करेंगे, n बार, ठीक है। कितनी बार अपसरण करेंगे, n बार अपसरण करेंगे, जिससे वो नॉट इक्वल टू 0 में बदल जाए, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए हमारे को ध्यान से, ये हो जाएगा b1 बराबर 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल d की पावर m, अगर m कोटि का है तो n और m कोटि का है तो m, dz m-1, ठीक है। एक कम बार अपसरण किया जाएगा यहाँ पे, और z - a की पावर m, अगर आप m लो फिर m कोटि का अनंतर हो, ठीक है, पावर m और f ऑफ z, ठीक है। और यहां पर m कोटि का अनंतर है ना, आपस कितने कोटि का, m कोटि का अनंतर है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन m-1 का फैक्टोरियल d की पावर m-1 अपॉन d की पावर z m-1, यानी कि एक कम बार अपसरण किया जाएगा, ठीक है। और z की पावर m f ऑफ z, ठीक है। अब मैं इस पर बेस आपको सवाल बता देता हूं, मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं। इस फॉर्मूला याद रखना है आपको, अगर m कोटि का अनंतर हो तो आपको किस हिसाब से अवशेष निकालना है ना, तब अवशेष क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, एग्जांपल लेके चलते हैं, और एग्जांपल में क्या है, देखो एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल है z² - 2z अपॉन z+1 का स्क्वायर और 2z z² + 4, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए कि 0 कहां बन सकता है, ठीक है। 0 जो है वो कहां कहां बनेगा भाई, अनंतर कितने कोटि का अनंतर पर ये देखना, तो नीचे ही तो देखना है कि नीचे 0 कैसे कैसे बन रहा है। नीचे तो 0 बना के देख लो, एक तो बन जाएगा 0 z+1 का स्क्वायर बराबर 0 रखने पर z+1 इंटू z+1 बराबर 0, यानी कि z बराबर -1 के ऊपर,
दो बार बनेगा, दो कोटि का है ना अंतर, दो कोटि का अंतर, ठीक है। और एक नीचे क्या है भाई, जेड स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसमें थोड़ा अलग हिसाब बनेगा, लेकिन जेड स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 रखूंगा तो जेड स्क्वायर बराबर -4, देन जेड बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। जेड बराबर 2 आयोटा और माइनस के 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे दो कोटि का अंतर हो गया, जेड बराबर -1 पर दो कोटि का अंतर है ये, और यहां पर अलग अलग, जेड बराबर 2 आयोटा पर एक कोटि का अंतर है, और जेड बराबर माइनस के 2 आयोटा पर एक कोटि का अंतर, ठीक है। अलग अलग अंतर है भाई, जेड बराबर 2 आयोटा पर और जेड बराबर माइनस के 2 आयोटा पर। हमें क्या करना होता है, नीचे वाली टर्म को 0 के बराबर रख के देख लो, उस टर्म पे 0 बन रहा है, किस क्या बिंदु निकल के आ रहा है, उस बिंदु पर हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या है, जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर है, हमने क्या कह दिया, दो कोटि का अंतर है, दो बार आएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास क्या है, जेड बराबर हम पहले निकालते हैं 2 आयोटा पर, ठीक है, साधारण कोटि का अंतर है, जेड बराबर 2 आयोटा पर अवशेष निकालता हूं, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन जेड प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4 है, प्लस का 4, ठीक है। अच्छा मतलब क्या हुआ, हमने क्या बना दिया फॉर्म, एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस के 2z अपॉन जेड प्लस 1 का स्क्वायर है, और ये क्या बन गया आपके पास, जेड माइनस के 2 आयोटा और जेड प्लस के 2 आयोटा, ठीक है। जेड बराबर 2 आयोटा पर निकालना है, जब जेड बराबर 2 आयोटा पर निकालोगे तो इस पे तो बनेगा ही नहीं, ये तो 0 बनेगा, 0 किससे बनेगा, इस पे बनेगा, और जिस पे 0 बनेगा उसी को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले रख के देख लेते हैं भाई, इसके बिना क्या काम चल रहा है, तो 2 आयोटा रख के देखो ऊपर, 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2 आयोटा, ठीक है, और 2 आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर, इस पे रखोगे 0 बनेगा, तो इस पे रखने की जरूरत है नहीं, इस पे रखो तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं b1 निकालने का, तो क्या है भाई, लिमिट z टेंड्स टू 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और जब माइनस वाले निकालेंगे तो प्लस वाली टर्म बन के आएगी, ठीक है। तो 2 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, प्रोग्राम मल्टीप्लाई करना है ना, 2 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस के 4, 2 2 4 आयोटा, ठीक है, पूरे के पूरा है यहाँ पर है ना ये, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा जेड माइनस 2 आयोटा, और 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो गए, 4 आयोटा हो गया, यहाँ से ये तो इससे कट गया, क्योंकि जो चीज तो हमें काटनी है, तो ये चीज कटेगी नहीं तो काम कैसे चलेगा, इसको काटना तो बनता ही है ना, क्यों बनता है, क्योंकि इससे हमारे पास क्या है, सिंगुलरिटी हट गई, इससे हमारी सिंगुलरिटी हट गई, क्या बच गया, माइनस के 4 आयोटा, नीचे क्या बच गया, माइनस के 3 प्लस के 4 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो गया 4 आयोटा ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना या नोट कर लेना।
तो यहाँ देखिए आप माइनस को लेता हूँ और 4b 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा हो गया, ठीक है। नीचे हो गया माइनस के 3 प्लस के 4 आयोटा और यहाँ हो गया 4 आयोटा, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे से आयोटा हटाने के लिए आयोटा मल्टीप्लाई करता हूँ पहले तो माइनस के 1 प्लस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 आयोटा प्लस के 4 नहीं माइनस के 4 और माइनस को मैं लेके माइनस माइनस कर देता हूँ 1 प्लस आयोटा अपॉन 3 आयोटा प्लस 4, तो 3 आयोटा प्लस 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं ऊपर और नीचे 3 आयोटा माइनस 4 से, क्या कर रहा हूँ मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो 3 आयोटा प्लस 4 और माइनस 4 आ रहा है तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा इससे 3 आयोटा से 1 किया 3 आयोटा से आयोटा किया तो माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 4 आयोटा, ठीक है, अपॉन ये स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और उसका -1 माइनस के 3 माइनस के 9 और माइनस के 16 माइनस के 25 हो गया नीचे तो, ठीक है। नीचे कितना हो गया माइनस के 25, तो ये 9 और ये 16, ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया माइनस के 7 और 3 में से 4 गए तो माइनस के आयोटा, तो 7 प्लस आयोटा अपॉन 25 माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये है आपका आंसर। ऐसे आप निकालोगे z बराबर माइनस के 2 आयोटा पर, ठीक है। इसे निकालोगे z बराबर माइनस के 2 आयोटा पर, z बराबर माइनस के 2 आयोटा पर निकालोगे सेम, इसमें क्या करोगे खाली यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहाँ पे z माइनस 2 आयोटा से किया है तो वहां पे z बराबर 2 माइनस के 2 आयोटा होगा तो इसका मतलब आप क्या रखने वाले हो z प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करने वाले हो, ठीक है। आप z प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करने वाले हो, यहाँ पर ये टर्म कट जाएगी, ये वाली ये टर्म बच जाएगी, बस फर्क पड़ जाएगा माइनस का, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आंसर वही होगा, फर्क पड़ेगा इसका माइनस का बस, ठीक है। समझ में आ गया चीज। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारा सवाल चल रहा था उस पर जो है दूसरा अंतर बचा था हमारे पास किसका, z बराबर वो 2 कोटि वाला z बराबर -1 पर, है ना। फंक्शन था हमारे पास z² -2 अपॉन 2z शायद या 2 था, हम देख लेंगे। z² प्लस 1 का z प्लस 1 का होल स्क्वायर और z² माइनस के 4 या प्लस के 4, ठीक है। सवाल ये था क्या, ये था ऊपर क्या था 2z था, ठीक है। अब इसका वाला तो हो गया सवाल z बराबर माइनस के 2 आयोटा और प्लस के 2 आयोटा, इन दोनों पर तो निकल लिया अपने, बता दिया, सिंपल साधारण अंतर है, ठीक है। इस पे निकालना है z बराबर माइनस के 1 पर द्विकोटि का अंतर है, द्विकोटि का क्या है अंतर है, ठीक है। ये निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगा देते हैं, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था 1/m-1 का फैक्टोरियल d/dz m-1, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, पहले बताया था फॉर्मूला याद होना चाहिए, z माइनस m, ठीक है। m कोटि का है, सॉरी z माइनस m नहीं, z माइनस a की पावर m और f ऑफ z। तो अब यहाँ देखिए z बराबर तो क्या है यहाँ पे -1 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और m की वैल्यू कितनी है 2 है, m बराबर कितना है 2, 2 कोटि का है ना, तो 1/2 - 1 का फैक्टोरियल d/dz 2 - 1
यानी कि ए बार होगा अवकलन, और फॉर्मूले में जेड माइनस ए मतलब क्या, जेड प्लस वन हो गया ना, ये माइनस वाले इधर रहेगा, जेड प्लस वन हो जाएगा। ठीक है भाई, जेड ए का मान कितना है माइनस वन, तो प्लस वन हो जाएगा। और एम की वैल्यू कितनी है भाई 2, और एफ जेड का मान कितना है ये रहा पूरा पूरा, तो जेड स्क्वायर माइनस के 2z अपॉन जेड प्लस 1 का स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर प्लस 4। वही बात है जिससे बन रहा है, जिस पे सिमिलरिटी दिखा रहा है, वो जिस पे सिमिलरिटी दिखा रहा है वो तो हमें हटाना ही पड़ेगा ना, तो चीज अपने बन जाती है। यहाँ पे वो टर्म कट गई। ठीक है, बाकी पे काम कर लेते हैं। तो 1 फैक्टोरियल 1, और एक बार अपलन करना है इसका, तो जेड स्क्वायर माइनस के 2z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4, इसका अपलन क्या हो जाएगा, इसका अपलन हो जाएगा हमारे पास u अपॉन v से। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 4, और लिमिट लगा देंगे जेड टेंड्स टू -1। ठीक है, एंड में जेड टेंड्स टू a। तो देखिए ध्यान से, अपलन कर रहे हैं, नीचे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, या तो u अपॉन v से भी कर सकते हो आप। ठीक है, u अपॉन v से भी कर सकते हो, नीचे वाले का अपलन करना बोलेगा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप कर लीजिए प्रॉपर्ली, इस टर्म में फॉर्म लगाइए। तो जेड स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 4 ऊपर, तो अलग किया तो क्या आ जाएगा 2z माइनस के 2। ठीक है, फिर माइनस पहले को छोड़ दूं, जेड स्क्वायर माइनस के 2z, और नीचे वाले कर दो तो क्या आ जाएगा 2z स्क्वायर प्लस 4 और इनटू में 2z। ठीक है, अब इस सबका मैं रख देता हूं मान, इन सबका मैं रख देता हूं यहाँ पर जेड क्या रख देता हूं -1, तो ये जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 2 इंटू -1 माइनस के 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2 हो जाएगा। मान पे जाओ बस, माइनस के क्या दो, जेड की जगह पर दो -1, यहाँ जो जेड आ रहा है क्या दोगे -1 मत दोगे आप। ठीक है, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 इंटू -1 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1 4 1 5 -2 माइनस के 4 3 4 1 5 5 2 10 10 2 20 माइनस के 20 यानी अंदर माइनस के 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 20 60 प्लस के 60 अपॉन 25, तो बचिए 40 अपॉन 25, 8 से डिवाइड 5 कर दो, 5 8 जा 40 और 5 5 जा, तो ये हो गया आपका अवशेष। ठीक है, 8 अपॉन 5। क्लियर? बाकी आप देख लेना, कहीं कोई दिक्कत हो गलती हुई हो तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही। आपको समझ में आ गया कैसे रेसिड्यू निकाला जाता है, कैसे आपके पास फॉर्म बनाई जाती है। तो हर एक फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और भी अच्छा एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए।